नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़ाने से पहले आप हमारा एक जरूरी काम कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मन लगेगा, ताकि आपको हम अगली वीडियो दे सकें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं क्या है इल्तुतमिश के बारे में, हम क्या जानते हैं, आप लोगों को क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है। इल्तुतमिश का पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है या इल्तुतमिश शब्द का क्या अर्थ है, परीक्षा में पूछा गया है। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। अब अगर परीक्षा में आ जाए कि इल्तुतमिश शब्द का क्या अर्थ है, तो आप लोग क्या कहेंगे? साम्राज्य का स्वामी। इसी प्रकार परीक्षा में पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम या दासों का दास किस शासक को कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम या दासों का दास किसे? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का शासन काल कितना था? तो इल्तुतमिश का शासन काल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं 1210 भी दिया रहता है, लेकिन अधिकांश किताबों में 1211 ही दिया हुआ है। इसलिए इसका शासनकाल 1211 से 1236 माना गया है। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में आगे की जानकारियां। तो सबसे पहले मामलुक वंश या दास वंश हमने पढ़ाया था। मामलुक वंश का संस्थापक हमने किसे बताया था? हमने बताया था कि मामलुक वंश का संस्थापक कौन? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन आ जाए कि मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको आंसर देना होगा कि मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। याद रखिएगा, पूछा भी गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। भारत में शमसी वंश का संस्थापक, भारत में शमसी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये बात याद रखिएगा। किसका? शमसी वंश का। तो भारत में शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इल्तुतमिश का संबंध शमसी राजवंश से था। अब क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश किस जाति का था, उसकी बिरादरी क्या थी? तो इल्तुतमिश की जाति याद रखिएगा, वह इल्बारी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश इल्बारी जनजाति का तुर्क था। आगे क्या? इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम? इल्तुतमिश के पिता का नाम ईलम खां था। याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इल्तुतमिश के बारे में, वो हमने नीचे लिख रखा है कि क्या है। आइए देखते हैं। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम इल्बारी तुर्क शासक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम इल्बारी तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो वह शासक कौन होगा? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम इल्बारी तुर्क शासक इल्तुतमिश था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। और वास्तविक संस्थापक किसका? मामलुक वंश का भी है, जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। लेकिन अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक में क्या आप ऐबक को मारेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे दिल्ली का तो आपको इल्तुतमिश लगाना है। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा, क्या वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ये सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, भारत में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? इल्तुतमिश को माना गया है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ये कई बार परीक्षाओं में आया है, तो आपको ध्यान देना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला
प्रथम शासक माना जाता है किसे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम किसकी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान, काफी क्वेश्चन पॉपुलर है कि दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान, वैध का मतलब जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो, वह सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त थी, वह सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। वैध का मतलब क्या? कि इल्तुतमिश को खलीफा ने मान्यता प्रदान की थी कि तुम दिल्ली के शासक हो। इसके पहले इल्तुतमिश वो क्या कहते हैं, ऐबक शासक था, लेकिन वह वैध शासक नहीं था। याद रखिएगा, वैध या कानूनी शासक कौन? इल्तुतमिश को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? कि भारत में गुंबद निर्माण, भारत में गुंबद निर्माण का पिता, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश को माना जाता है। किसका पिता? गुंबद निर्माण का पिता। भारत में प्रथम मदरसे का निर्माण करता कौन है? भारत का प्रथम मदरसा किसने बनवाया था? याद रखिएगा, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और कहां बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। आगे हम इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। आगे देखिए, दिल्ली का शासक, दिल्ली का वह प्रथम शासक या दिल्ली का वह शासक कौन था जिसे 4 बार दास के रूप में खरीदा गया और 4 बार बेचा गया? तो वह शासक कौन था? इल्तुतमिश था। अब हम इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। क्या है इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन? याद रखिएगा, इल्तुतमिश इलबारी जनजाति का एक तुर्क था। उसका जो पिता था ईलम खां, वह इलबारी कबीले का मुखिया था, सरदार था। इल्तुतमिश अपने भाइयों में सबसे छोटा था और सबसे सुंदर भी था। उसके भाई इल्तुतमिश से ईर्ष्या रखते थे। इसी ईर्ष्या के कारण इल्तुतमिश के भाइयों ने क्या किया कि इल्तुतमिश को बचपन में ही मेले में ले जाकर के बेच दिया। जब बेच दिया तो वहां से व्यापारी ने इल्तुतमिश को खरीदा और अपने साथ लाया, फिर उसको अन्य व्यापारी के हाथों बेचा। उस व्यापारी ने फिर लास्ट में एक जमालुद्दीन चुस्त काबा नामक व्यापारी था, इसे बेच दिया। जमालुद्दीन चुस्त काबा ने इल्तुतमिश को गजनी, यानी इल्तुतमिश को वह कहाँ लेके आया? गजनी लेकर के आया। किस लिए? बेचने के लिए। याद रखिएगा, इल्तुतमिश को जब गजनी लाया गया बेचने के लिए, उस समय गजनी का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को खरीदना चाहा और उसने इल्तुतमिश का दाम कितना लगाया? 1000 स्वर्ण मुद्रा लगाया। लेकिन जमालुद्दीन चुस्त काबा ने इनकार कर दिया। उसने कहा मोहम्मद गोरी से कि आपने मेरे दास का दाम कम लगाया है, मैं आपको इल्तुतमिश नहीं दे सकता। अब मोहम्मद गोरी चूंकि शासक था गजनी का, गुस्सा हो जाता है। उसने कहा ठीक है, तुम हमें नहीं बेचोगे, लेकिन गजनी में तुम इल्तुतमिश को नहीं बेच पाओगे, मैं इस पे प्रतिबंध लगाता हूं। अब कैसे बिका, इसकी कहानी आगे है। कि ये जानते हैं कि ऐबक किसका दास था? गोरी का। ऐबक एक बार गजनी आता है घूमने के लिए और वह पसंद कर लेता है किसको? इल्तुतमिश को। अब वह खरीदना चाहता है इल्तुतमिश को, लेकिन गोरी ने इल्तुतमिश पर प्रतिबंध लगाया रहता है कि इसे बेचना नहीं है। ऐबक ने गोरी से प्रार्थना की कि हमको इल्तुतमिश को खरीदना है। तो गोरी ने कहा ठीक है, हम उसे दिल्ली भिजवा देते हैं, तुम वहां पे खरीद लेना। तो याद रखिएगा, जमालुद्दीन चुस्त काबा इल्तुतमिश को कहां लेकर के आता है? दिल्ली लेकर के आता है। दिल्ली लेकर के आया, ये याद रखिएगा। और दिल्ली में याद रखिएगा, इल्तुतमिश और उसके साथ एक और दास था जिसका नाम था तमगाज रूमी। इल्तुतमिश और तमगाज रूमी, इन दोनों दासों को ऐबक ने खरीदा। कितने में खरीदा? 1 लाख जीतल दे करके इन दोनों दासों को खरीद लिया। बात याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के साथ किस दास को खरीदा गया था? तो तमगाज रूमी को खरीदा गया था। किसने खरीदा? ऐबक ने खरीदा। ऐबक ने खरीद करके उसे पद दिए। अब क्या है आगे? खरीदने के बाद मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में भारत आता है आक्रमण करने के लिए। अब क्या है
कि यही समय है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिलती है। कैसे मिलती है कि 1205 में मोहम्मद गोरी भारत आता है। मोहम्मद गोरी ने ऐबक से कहा कि ऐसा करो कि तुम इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो। तो गोरी के कहने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को 1205 ईस्वी में क्या किया, दास्ता से मुक्त कर दिया और इल्तुतमिश को कहां का सूबेदार बनाया, बदायूं का। बहुत पूछा जाता है कि जब इल्तुतमिश शासक बना कहां का सूबेदार था, बदायूं का। बदायूं का सूबेदार बनाने के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। शादी करने के बाद देखिए जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक कौन बनता है, यही बनेगा उसका जो दास रहता है, कौन, इल्तुतमिश। अब ऐबक के बाद जब मृत्यु होती है तो क्या करते हैं, दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है, इसलिए दिल्ली के अमीरों ने निमंत्रण दिया किसे, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश उस समय कहाँ था, बदायूं में था। तो बदायूं में था तो उसने बदायूं से आकर के कहा दिल्ली पर आक्रमण किया इल्तुतमिश ने। और किसे हराया, आराम शाह को हराया। याद रखिएगा किस युद्ध में, उसे जड़ या युद्ध का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हरा करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 28 अप्रैल 1211 ईस्वी को वह दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक बनने के बाद दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किस शासक ने बनवाई थी, तो बनाई थी, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने बनाई थी। दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन, इल्तुतमिश था। जैसा कि मैंने पहले ही मैटर लिख दिया है ताकि आप लोगों का समय बच सके। आइए देखते हैं क्या है। अब हम समझेंगे कि इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन जुनैदी था। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश के कई पत्नियां थीं, लेकिन मुख्यतः 2 पत्नियों का हम उल्लेख करेंगे और उन पत्नियों में यह जानेंगे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। देखते हैं तो इसकी पत्नियों के बारे में देख लेते हैं। मुख्यतः इसकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था तुर्कान खातून और इसी तुर्कान खातून से रजिया सुल्तान का जन्म हुआ। रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका बनी। तुर्कान खातून से एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुइजुद्दीन बहराम शाह था। दूसरी पत्नी शाह तुर्कान, दूसरी पत्नी इल्तुतमिश की शाह तुर्कान थी। इससे 2 पुत्र हुए, रुकनुद्दीन फिरोज और नासिरुद्दीन महमूद। शाह तुर्कान का नाम इसलिए है क्योंकि इतिहास में इसका वर्णन आता है। शाह तुर्कान ने क्या किया था, इल्तुतमिश के मरने के बाद अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया था और स्वयं शासन का संचालन अपने हाथों में ले लिया था। ये शाह तुर्कान, याद रखिएगा। अब देखते हैं इल्तुतमिश की उपाधियां क्या क्या थीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश ने स्वयं को क्या कहा था, उसने भूमिका रक्षक, अपने आप को वह भूमिका रक्षक कहता था। और दूसरा ईश्वर के सेवकों का सहायक। इल्तुतमिश की दूसरी उपाधि क्या थी, ईश्वर के सेवकों का सहायक। तीसरी उपाधि और चौथी ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अमीर उल उमरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो इल्तुतमिश ने धारण की थी। सुल्तान ए आजम सबसे इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ए आजम की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो इल्तुतमिश ने धारण की थी। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि तुर्कान ए चहलगानी संगठन का निर्माण या इस संगठन का निर्माणकर्ता कौन है। तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं। तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इसे 4 गान भी कहा जाता है या दल चालीसा भी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी में 40 तुर्क सरदार थे। इन सरदारों का एक दल था। इस दल का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने। क्यों किया था, क्योंकि ये 40 तुर्क सरदार उसके शासन में सहायता देते थे। अब क्वेश्चन आ जाए कि तुर्कान ए चहलगानी का संगठन किसने बनाया था, तो क्या कहेंगे, इल्तुतमिश ने बनाया था। अब हम मंगोल आक्रमण के बारे में देखेंगे। याद रखिएगा
कि मंगोल आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर किसके शासनकाल में होता है? तो किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सीमा पर सर्वप्रथम मंगोल किसके शासनकाल में दिखाई दिए थे? तो वह शासक कौन था? इल्तुतमिश था। आइए देखते हैं मंगोल आक्रमण में क्या। मंगोल नेता चंगेज खां था। इस चंगेज खां ने क्या किया कि ख्वारिज्म शाह, ईरान का शासक था, फारस का शासक था, ख्वारिज्म शाह के ऊपर मंगोल नेता चंगेज खां ने आक्रमण कर दिया। ख्वारिज्म शाह आक्रमण से भयभीत होकर के भाग गया कहां? बगदाद की तरफ वह भाग गया, बगदाद की तरफ भाग गया। लेकिन ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। क्वेश्चन आया हुआ है, जलालुद्दीन माकबरनी यह बगदाद की तरफ न भाग करके कहां भागा? भारत की तरफ भागा। और जब यह जलालुद्दीन माकबरनी भारत की तरफ भागा तो चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा किया और किधर आ गया? भारत की सीमा तक चंगेज खां आ गया। जलालुद्दीन माकबरनी ने उस समय भारत पर किसका शासन? इल्तुतमिश का था। तो जलालुद्दीन माकबरनी ने इल्तुतमिश से क्या किया? सहायता मांगा, शरण मांगा कि आप हमें चंगेज खां के विरुद्ध भारत में रहने की सहायता दे दें, हमें यहाँ शरण दें। लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि अगर मैंने माकबरनी को भारत में शरण दी तो हमें किसका आक्रमण झेलना पड़ेगा? चंगेज खां यानी मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ेगा। इसलिए इल्तुतमिश ने साफ साफ मना कर दिया माकबरनी को, कहा कि मैं तुमको अपने यहाँ शरण नहीं दे सकता। तो माकबरनी वापस भाग करके फारस चला जाता है और चंगेज खां भी उसके पीछे पीछे भाग करके फारस की तरफ चला जाता है। इस प्रकार से मंगोल आक्रमण के खतरे को टाल दिया किसने? इल्तुतमिश ने। भारत पर आक्रमण नहीं होने दिया। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण खतरा किसने टाला था? इल्तुतमिश ने टाला था। अभी हम यह क्वेश्चन बता चुके हैं कि सर्वप्रथम भारत की सीमा पर मंगोल किसके समय में दिखाई दिए थे? तो इल्तुतमिश के समय में। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखे रहिएगा। अगला है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में उसके प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में वैसे तो बहुत प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मुख्यतः 3 ही प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन? पहला था एलदौज, यह एलदौज गजनी का शासक था, याद रखिएगा। दूसरा था कुबाचा, यह कुबाचा कहाँ का शासक था? सिंध का, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। और तीसरा था अली मर्दान, यह बंगाल का शासक था। अब ये प्रतिद्वंदी थे तो किया क्या जाए? तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि एलदौज की पुत्री से अपनी शादी स्वयं कर ली और कुबाचा से अपनी पुत्र, एक मुंह बोली बहन थी, उससे शादी कर दिया। लेकिन एलदौज और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि तराइन का तृतीय युद्ध, याद रखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? एलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। देखिए, एलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें एलदौज की क्या हार हो जाती है और इल्तुतमिश की जीत। तो क्वेश्चन क्या आता है कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? एलदौज और इल्तुतमिश के। कौन जीता? इल्तुतमिश और एलदौज की हार होती है। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। अब कुबाचा के साथ क्या घटना घटती है? इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच भी युद्ध होता है। कुबाचा हार जाता है, इल्तुतमिश उसे छोड़ देता है, लेकिन मारे शर्मिंदा के मारे क्या करता है? कुबाचा सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। पूछा गया क्वेश्चन, वह कौन सा शासक था जिसने सिंध नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली? तो कौन सा शासक था? कुबाचा था। अली मर्दान, यह उस समय बंगाल का शासक था। तो अली मर्दान के ऊपर इल्तुतमिश आक्रमण करता है और क्या करता है? उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। इस प्रकार याद रखिएगा कि इसके प्रतिद्वंदी कौन थे और किस प्रकार उसने उनको हराया था। अब इक्ता व्यवस्था की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्ता क्या है? इक्ता क्या है? इक्ता एक अरबी भाषा, याद रखिए, कौन सी भाषा? अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या है? भूमि होता है। अब इक्ता व्यवस्था भारत में लाया कौन? तो इक्ता व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से भारत में लाने वाला
प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। याद रखिएगा, भारत में सुव्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को लागू करने वाला शासक इल्तुतमिश था। अब इक्ता व्यवस्था क्यों लागू किया? क्योंकि इक्ता क्या होता था कि वेतन के बदले भूमि दे दी जाती थी, उसे इक्ता बोला जाता था। तो इल्तुतमिश ने सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन न देकर के क्या दिया? भूमि दिया, और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था कहा गया। अब हम सैनिक व्यवस्था की तरफ चलते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। क्यों प्रथम सुल्तान था? उसने सर्वप्रथम शाही सेना रखने का विचार दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सर्वप्रथम शाही सेना रखने का विचार दिया था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। शाही सेना को क्या कहा गया? याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था। हस्म ए कल्ब, हस्म ए कल्ब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होता है? शाही सेना होता है। अब थोड़ी सी विजयों के बारे में बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश की विजय कौन कौन सी थी? बस इसमें क्या याद रखना है? विजय और किस सन में और वहां का शासक क्या था, यही इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश ने रणथंभौर की विजय की, कब की? 1226 ईस्वी में की। और रणथंभौर का शासक कौन था? गोविंद राज था। तो गोविंद राज को हरा करके इल्तुतमिश ने रणथंभौर की विजय की थी। उसके बाद उसने ग्वालियर की विजय की। ग्वालियर विजय कब की? 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय की। और उसमें ग्वालियर का शासक कौन था? मंगल देव था, जिसे मलय वर्मा भी कहा जाता था। उज्जैन का महाकाल मंदिर किसने नष्ट करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उज्जैन का महाकाल मंदिर को नष्ट करवाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। याद रखिएगा। दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था, वह कौन था? वह इल्तुतमिश था। याद रखिएगा। पृथु विद्रोह काफी पूछा जाता है कि पृथु विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था? तो पृथु विद्रोह अवध में, कहां? अवध में हुआ था। और किस शासक के समय? तो इल्तुतमिश के समय में हुआ था। पृथु एक नेता था जिसने 1,20,000 मुसलमानों को जान से मार दिया था। इल्तुतमिश का अब हम अंतिम अभियान देखेंगे। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान का अभियान था। पूछा जाता है। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बामियान का अभियान किया। इस बामियान अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश की तबीयत खराब हो गई और वह दिल्ली लौट आया। उसके बाद उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में हो जाती है। अब हम देखते हैं क्या अगला, उसका ग्वालियर अभियान। क्यों इंपॉर्टेंट है ग्वालियर अभियान? क्योंकि ग्वालियर अभियान के बाद ही इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। पूछा जाता है कि किस अभियान के बाद इल्तुतमिश ने रजिया का नाम लिखवाया था? तो ग्वालियर अभियान के बाद सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। अब इल्तुतमिश के समय न्याय की व्यवस्था कैसी थी? इल्तुतमिश के समय न्याय का प्रतीक क्या माना जाता था? लाल वस्त्र माना जाता था। किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए था तो वह क्या करता था? लाल वस्त्र धारण करता था। इससे पता चलता था कि उसको न्याय चाहिए था। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 शेर थे। इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 शेर थे और उन शेरों के गले में क्या? घंटियां लटकी रहती थी। अगर कोई व्यक्ति न्याय से पीड़ित है तो वह व्यक्ति क्या करता था? जाता था और उन शेरों के गले में पड़ी हुई घंटियों को हिलाता था। घंटी की आवाज सुन करके क्या सैनिक बाहर आते थे और महाराजा को खबर देते थे कि एक फरियादी आपके दरवाजे पर न्याय के लिए खड़ा है। तो महाराज क्या करते थे? उसे बुला करके उसके साथ न्याय करते थे। यह व्यवस्था, इस व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। और इब्न बतूता याद रखिएगा मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? रेहला नाम था। बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है यह पुस्तक। मुद्रा व्यवस्था, इल्तुतमिश के समय मुद्रा व्यवस्था का क्या प्रचलन था? तो इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी लेख युक्त सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी लेख युक्त चलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन? इल्तुतमिश था। अगला, सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना शुरू कर दिया। टकसाल पर नाम लिखवाने की परंपरा
किस शासक ने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने शुरू की। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 2 प्रकार के सिक्के जारी किए, एक का नाम था टका और दूसरे का नाम जीतल। पूछा गया क्वेश्चन है कि टका और जीतल नामक सिक्के सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अब टका क्या है? टका जो था वह चांदी का बना होता था जो 175 ग्रेन का होता था, और जो जीतल था वह तांबे का बना होता था। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि सोने का टका किसने चलवाया था? तो बलबन ने चलवाया था। और तांबे का टका किसने? तो सिकंदर लोदी ने चलवाया था। यानी चांदी का टका किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने। सोने का टका किसने? बलबन ने चलवाया। जबकि तांबे का टका किसने? सिकंदर लोदी ने चलवाया था। अब इल्तुतमिश के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई जाती है? तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर शिव के नंदी का चित्र अंकित मिलता है। साथ ही साथ इल्तुतमिश के सिक्कों पर घुड़सवार चौहान की आकृति भी पाई जाती है। अब इल्तुतमिश ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे? तो 1231-32 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। सन याद रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं में, देखिए बदायूं में क्या क्या बनवाया, काफी पूछा जाता है। तो बदायूं में इल्तुतमिश ने जमा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर हौज ए शम्स का निर्माण कहाँ? बदायूं में ही करवाया। और शमसी ईदगाह का निर्माण कहाँ? बदायूं में करवाया। पूछा जाता है कि बदायूं की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखिएगा। अब दिल्ली की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किया। यानी वह मदरसा कैसा? भारत का पहला मदरसा था। पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मदरसे का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और वह मदरसा कहाँ? दिल्ली में था। उस मदरसे का नाम क्या था? मदरसा ए मुइज्जी। अब मदरसा ए मुइज्जी, मुइज्जी किसका नाम था? गोरी का नाम था। तो इल्तुतमिश ने गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी खोला। कहाँ? दिल्ली में खोला, जो भारत का प्रथम मदरसा बना। दिल्ली में ही उसने क्या किया? भारत के प्रथम मकबरे का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। वह मकबरा किसका था? वह मकबरा इल्तुतमिश के बेटे का था। क्या कि इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में जब मरता है तो 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश क्या करता है कि दिल्ली में उसकी कब्र पर एक मकबरा बनवाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यह सुल्तानगढ़ी का मकबरा ही भारत का प्रथम मकबरा कहलाता है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अब नागौर सबसे इंपॉर्टेंट है। नागौर में क्या निर्माण करवाया? तो नागौर में इल्तुतमिश ने अतारकिन का दरवाजे का निर्माण करवाया था। अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लास्ट में हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान कौन था? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी विद्वान था? इल्तुतमिश का। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक पूछी जाती है तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी। पूछा गया है कि तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। उसका एक और दरबारी विद्वान था जिसका नाम मलिक ताजुद्दीन था। इंपॉर्टेंट मिनहाज उस सिराज है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। लाइक और शेयर साथ में करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।